Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important news and very important judgment जो कि अभी recently सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है रिगार्डिंग डॉटर्स के इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि उसके पिता का होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि डॉटर्स विल हैव इक्वल राइट्स टू देयर फादर्स प्रॉपर्टी इवन प्रायर टू द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उससे पहले की भी जो मामले हैं, जो केसेस हैं, जो प्रॉपर्टी के मामले हैं, उस पर भी जो है बेटी का पूरा अधिकार होगा, इक्वल राइट्स होगा जितना उसके बेटे का होता है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या था 1956 का, उसको भी हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे आगे, और उसके बाद 2005 में इसमें अमेंडमेंट्स हुआ था, उसमें क्या बात करी गई थी उसको भी हम समझेंगे, कुछ केसेस भी देखेंगे। देखो, अभी क्या हुआ है कि इस एक्ट में उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई उसमें और कुछ केसेस में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो डॉटर्स के लिमिटेड राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा था। लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो क्लियर कर दिया गया है सभी चीज़ों के ऊपर से, और एब्सोल्यूट राइट जो है वो बेटी को दे दिया गया है, चाहे वो फादर्स की को पार्सनरी प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। अब को पार्सनरी सेल्फ एक्वायर्ड क्या होता है? को पार्सनरी होता है किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी जो विरासत में मिलती है, यानी कि उसके पूर्वज से जो प्रॉपर्टीज मिलती आई है, उसको हम को पार्सनरी कहते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड होता है कि किसी के पिता उसने अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो दोनों से रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन थी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे क्या जजमेंट है और अब से क्या रूल होगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, बेटियों का क्या हक होगा। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस आया, जिस केस के अंदर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही डिस्प्यूट हुआ था। डिस्प्यूट क्या था समझने की कोशिश करो। एक इंसान था, उस इंसान की जो है एक इकलौती ही बेटी थी और कोई नहीं था। उस इंसान का क्या हुआ, 1949 में डेथ हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी कहाँ चली गई? उसकी बेटी के पास। उसकी बेटी की शादी हो गई, बेटी चली गई ससुराल। उसके बाद 1967 में इंटेस्टेट डेथ हो जाती है उनकी बेटी की भी। अनफॉर्चुनेटली इंटेस्टेट का मतलब हुआ कि कोई भी इंसान अपना विल नहीं बनाता है, यानी कि वसीयत नहीं बनाता है मरने से पहले कि उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, उसको हम इंटेस्टेट डेथ कहेंगे। तो इंटेस्टेट डेथ उनकी बेटी की हो जाती है 1967 में। अब यहाँ पे हो गया विवाद कि अब जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगा, उसकी बेटी के बेटों को मिलेगा या उसकी बेटी के पास जो प्रॉपर्टी था वापस से उसके मायके वाले यानी कि उसके पापा या फिर उनके चाचा के इधर चला जाएगा। तो इस वजह से डिस्प्यूट हो गया। तो जो बेटी का डेथ हुआ उनके जो बच्चे थे उनके द्वारा क्लेम किया गया सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो मद्रास हाई कोर्ट में किया गया, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में चला गया मैटर कि जमीन जो है वो मेरी माँ का मुझे मिल जाए। इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया और एक नया जो है रूल बना दिया। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है वो जजमेंट में क्लियर किया गया है और क्या जो है अब से रूल होगा। अब हम लोग जजमेंट के कुछ की पॉइंट्स की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे डॉटर इनहेरिटेंस के रिगार्ड में ये कहा गया है कि इट रूल्ड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन हु हैड डाइड विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ विल, यानी कि अगर कोई इंसान बिना विल यानी कि वसीयतनामा बनाए हुए किसी का डेथ हो जाता है एंड इज सर्वाइव्ड ओनली बाय अ डॉटर्स विल डिवॉल्व अपॉन द डॉटर्स एंड नॉट अदर सच एज हिज ब्रदर। या फिर देखो, यहाँ पे ये चीज़ कहा गया डॉटर इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कि अगर कोई आदमी अपना वसीयत नहीं बनाता है और इंटेस्टेट उसकी डेथ हो जाती है और सिर्फ उसकी एक ही बेटी है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बेटी के पास जाएगी, ना ही कि उस आदमी के भाई के बेटे के पास यानी कि उसके चचेरे भतीजे के पास चली जाएगी या फिर उसके भाई के पास चली जाएगी। नहीं, उसकी बेटी के पास ही जाएगी। अर्लियर 2020 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदू वुमेन्स की राइट्स को ऑलरेडी एक्सपेंड किया था को पार्सनर प्रॉपर्टी के मामले में। यहाँ पे ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी मेल हायर्स होते हैं, जितना उनका राइट्स होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे यानी कि को पार्सनरी बनने में, उतना इक्वल जो राइट्स है वो दिया जाएगा वुमेन को भी। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे को पार्सनरी प्रॉपर्टी की बात कर रही थी। अब देखो, कुछ केसेस ऐसी भी होती हैं जैसे कि अभी केस आया कि अनफॉर्चुनेटली उस वुमेन की भी डेथ हो जाए जिसको को पार्सनरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला, जिसको राइट मिला, जो अकेली थी। तो उस केस में प्रॉपर्टी का क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी फिर किसके पास जाएंगी। तो यही केस अभी आया था, इस पे जजमेंट देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है। कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इफ फीमेल हिंदू डाइज, ठीक है, वो जो हिंदू मेल फीमेल थी वो डाइट हो जाती है इंटेस्टेट, है ना, इंटेस्टेट यानी कि बिना वसीयतनामा बनाए हुए, इस केस में जो है वो जो प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जाएगा उसके फादर्स के द्वारा या फिर उसके मदर के द्वारा। यानी कि मान के चलो कोई बच्ची है, कोई बेटी है, कोई लड़की है, उस लड़की ने अगर अपने पापा से प्रॉपर्टी हायर किया है,
या फिर अपने मदर से प्रॉपर्टी हायर किया है, इस केस में क्या होगा कि जो वो प्रॉपर्टी है उसके डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वापस से उसके फादर्स के साइड चली जाएगी, यानी उसके मायके के साइड चली जाएगी, और उधर जो भी लीगल हायर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। और अगर कोई भी फीमेल प्रॉपर्टी हायर करती है अपने हस्बैंड के मरने के बाद या फिर अपने फादर इन लॉ के मरने के बाद, मतलब कि ससुराल की तरफ से, उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी होगी वो मायके की तरफ नहीं जाएगी बल्कि ससुराल वाले की तरफ ही, यानी कि उस फीमेल की बच्चे के पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। इन केस ऑफ फीमेल हिंदू डाइज, देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि वहाँ पे तब क्या लगेगा, सेक्शन 15(1)(a जो है HSA का, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का ऑपरेशन में आ जाएगा, और यही चीज़ जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये चीज़ अप्लाई हो जाएंगी। समझ में आ गया बात कि अगर मान के चलो क्लियर लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करो तो अगर मान के चलो कोई बेटी अपने पापा से, अपने माँ से, मायके से कोई भी प्रॉपर्टी हायर करती है, एक्वायर करती है, तो उसके मरने के बाद, यानी कि उस जो बेटी है उसके डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से ऑटोमेटिकली मायके वाले की तरफ चली जाएगी, उसके पापा के भाई के बच्चों के पास या फिर किन्हीं के पास जो भी लीगल हायर्स होंगे। और अगर वो बेटी कोई प्रॉपर्टी अपने इन लॉज की तरफ से, यानी कि ससुराल वाले की तरफ से, अपने फादर इन लॉज या हस्बैंड की तरफ से एक्वायर करती है, तो उसके डेथ होने के बाद उसके बेटे बेटियों के पास, उस फीमेल के डेथ के होने के बाद उसके बच्चों के पास चली जाएगी, यानी कि उसके ससुराल वाले की तरफ ही रहेगी। और ये बात सेक्शन 15(1)(a में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लिखा हुआ है और वो चीज़ ऑपरेशन में आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर में वुमेन्स की जो लैंड के ऊपर राइट्स है वो क्या है, कैसी है। देखो अभी रिसेंट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी इन इंडिया लार्जली इंक्लाइंड कहाँ होता है, मेल की तरफ, यानी कि अगर किसी के फादर की डेथ होती है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लाइंड ऑटोमेटिकली सबको लगता है कि मेल को ही दे दिया जाएगा, और ऐसा होता ही है, जिस वजह से है वुमेन्स जो है वो डिप्राइव्ड हो जाती है, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी खो देती है। एंटरप्रेन्योरशिप, आपको वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप में कम दिखेगा इंडिया में। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस सर्वे के अनुसार ये बताया गया कि 43% वुमेन जो है रिस्पोंडेंट है जिनके पास अपना लैंड तो है, जो कि रह रही है अकेले या फिर जॉइंटली, लेकिन ये बात बहुत ही डाउटफुल है कि क्या उस लैंड्स पे, उस प्रॉपर्टी पे क्या उनका एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल एक्सेस है। बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात इस सर्वे में बताई गई है। इनफैक्ट 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वर्किंग पेपर के हिसाब से 16% वुमेन जो है रूरल एरियाज की, सिर्फ उनके पास अपना लैंड और हाउस होल्ड है, बाकी किसी के पास नहीं है। और एक सबसे बड़ा और पुराना जो हमारे इंडिया के अंदर में एक स्टीरियोटाइप्स है जो कि है पैट्रियार्कल नेचर। पैट्रियार्की की वजह से ये भी देखा गया है कि कई सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे डीप पैट्रियार्कल्स मोर है और रूरल एग्रेरियंस की वजह से, जहाँ पे लोग गांव में रह रहे हैं और कम शिक्षित लोग हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली है, लार्जली इंक्लाइंड है कि अगर किसी भी मेल किसी की भी डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली मेल को ही दी जाती है। बेटी की नाम तो बहुत कम ही जगहों पर आती है, जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं उन्हीं जगहों पर। तो ये चीज़ इंडिया का सिचुएशन अभी वुमेन्स का है लैंड राइट्स के रिगार्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। देखो 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया। ये एक्ट कुछ और नहीं, जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ था, ठीक है, जो पहले जो हिंदू का अपना, देखो हर रिलीजन का अपना अपना एक लॉ हुआ करता था, ठीक है, तो हिंदू कोड बिल लाया गया ताकि सारे लॉज को हिंदूज की एक जगह पर रख दिया जाए। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी उसी लॉ का एक हिस्सा है, ठीक है, हिंदू कोड बिल का एक हिस्सा है। उसमें क्या किया गया था, जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है इसको कोडिफाई करके हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया था। इसमें कुछ चेंजेस भी करी गई थी और इसमें ये चीज़ कहा गया था कि 1956 में ये क्लियर करी गई थी कि अगर मान के चलो कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिकॉग्नाइज जो होगा सिर्फ और सिर्फ मेल को लीगल हायर्स माना जाएगा, मतलब कि बेटे को लीगल हायर्स दिया जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी का। और ये एक्ट जो है वो अप्लाई होता था जो कि उस रिलीजन पे जो मुस्लिम नहीं है, जैसे कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ज्वेस, ये जो भी रिलीजन है इन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। बाकी बुद्धिस्ट, सिख, जैन एंड फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सभी को हिंदू की कैटेगरी में रख करके ये लॉज इन सभी के ऊपर अप्लाई करी जाती हैं। अब देखो हिंदू में अनडिवाइडेड फैमिली में ये भी चीज़ है कि जनरेशन बाय जनरेशन कई सारे लीगल हायर्स बन जाते हैं। तो ट्रेडिशनली ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करी गई थी कि जो ट्रेडिशन चलता आया है वो मेल का ही चलता आया है, दैट्स वाई मेल को ही लीगल हायर्स माना जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ये बात करी गई थी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो 2005 में इसको अमेंड किया गया, यानी कि इस एक्ट को चेंज किया गया। 2005 में ये बताया गया कि सिर्फ मेल ही क्यों, अगर हम बात करते हैं संविधान के अंदर राइट टू इक्वालिटी की, है कि नहीं, वुमेन्स को राइट देने की, वुमेन्स को एम्पावर करने की हमारे कंट्री के अंदर में, तो वुमेन्स को भी राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ रिकॉग्नाइज करी गई 2005 में कि जो को पार्सनर्स प्रॉपर्टी है, यानी कि जो विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी होगी उस पे जो है वुमेन्स का भी राइट होगा, यानी कि जो बेटियां होगी उनका भी अधिकार होगा। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट
को अमेंड किया गया और डॉटर्स को भी को पार्टनर बनाया गया। जब से अगर मान के चलो बच्ची जन्म ली, घर में बेटी जन्म ली और बेटा भी है, तो इक्वल राइट्स बेटा और बेटी के साथ डिवाइड करी जाएगी को पार्टनरी प्रॉपर्टी में, ठीक है। और डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स देने की बात करी गई 2005 से। देखो ये जो लॉ अमेंड किया गया था, इसमें यह कहा गया था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि जो विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टीज होगी, जिसको हम को पार्टनरी भी कहते हैं, या फिर जो भी इंटेस्टेट सक्सेशन होगा पर्सनल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। इंटेस्टेट सक्सेशन मतलब क्या, कि विल जो बना हुआ नहीं है और किसी का डेथ हो जा रहा है, या फिर अगर मान के चलो किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का विल भी बन गया है और उसके बाद जो है सक्सेशन होगा, तो वो एज पर लॉ होगा, ना ही कि विल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर था। अब जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखो यहां पे बात करी जा रही थी कि 2005 के बाद जो भी केसेस होंगी उस पे ये अप्लाई होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि 1956 से पहले या 2005 से भी पहले, जब से देश आज़ाद हुई है तब से लेके अब तक जितने भी मामले हैं जहां पे इंटेस्टेट डेथ होता है अगर किसी का, तो वहां पे इक्वल राइट्स दिया जाएगा, एब्सोल्यूट राइट दिया जाएगा, बेटियों को भी इक्वल राइट्स दिया जाएगा प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में। और उस केस में अगर अनफॉर्चुनेटली बेटी की भी डेथ होती है तो फादर्स की तरफ से मिला हुआ जो प्रॉपर्टीज होगा वो चला जाएगा वापस से फादर्स की तरफ, और फादर इन लॉज की तरफ से यानी कि इन लॉज या हस्बैंड की तरफ से कोई प्रॉपर्टीज होगा वो वापस से चला जाएगा इन लॉज की तरफ। यहाँ पे अब किसी भी तरीके का कोई भी लिमिटेड राइट्स नहीं रखा गया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। 2005 से पहले की भी जो बेटियों के ऊपर राइट्स थी, जो भी केस है, वो सारी चीज़ मिल जाएगा। पहले 2005 के बाद था इस अमेंडमेंट के बाद, लेकिन इस जजमेंट ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी अभी रूल्स आया है, जो भी जजमेंट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो, एंड बिना सब्सक्राइब किए हुए तो बिल्कुल मत जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।